Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next subject of computer science, data structure and algorithm. हम टेक्नोलर्न की तरफ से हम आपको इस सब्जेक्ट में खुशामदीद कहते हैं. Data structure and algorithm is an important subject in the degree of computer science and information technology and also in software engineering. कि हमारी कंप्यूटर साइंस की दुनिया में डेवलपमेंट में जब हम किसी सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं या किसी सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी ऐप की डेवलपमेंट की बात करते हैं, वी मस्ट यूज़ डाटा स्ट्रक्चर एंड वी मस्ट इम्प्लीमेंट डाटा स्ट्रक्चर. तो इसलिए इस हवाले से हमारा ये सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री का ये कोर्स सब्जेक्ट समझा जाता है और इसको खासकर इम्पोर्टेंस दी जाती है कि ये स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, स्टूडेंट्स को ये आना चाहिए ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट करके अगर वो डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हैं तो इसको लाजमी तौर पर उन्हें यूज़ करना पड़ेगा. सो अभी से ही अपना ये माइंड बना लें कि हम सॉफ्टवेयर, अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या कोई भी ऐप डेवलपमेंट बनना है, मोबाइल डेवलपमेंट करनी है या कोई किसी भी किस्म की डेवलपमेंट करनी है, किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में जाना है तो आपको डाटा स्ट्रक्चर का लाजमी सहारा लेना पड़ेगा. डाटा स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होना लाजमी है. तो हम बिला ताख़ीर अभी तो हम आगे चलते रहेंगे कि वाई वी स्टडी डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं. हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं. तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है, हम बेसिकली ये जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो लेक्चर है, ये हमारे वीजीयू सब कैंपस वडोदरा में BSI 2019 to 23 ये सेशन के लिए ये कोर्स ऑफ़र हो रहा है. तो ये जैसे ही उसके लिए कोर्स ऑफ़र हो रहा है तो मैंने ये सोचा कि उनके लिए, उनकी आसानी के लिए पहले ही उनको कोई ना कोई मटेरियल प्रोवाइड किया जाए इससे पहले कि वो अपनी लैब में जाके इसको इम्प्लीमेंट करें. तो उनको नो हाउ होनी चाहिए डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में कि डाटा स्ट्रक्चर्स हमारा क्या है. तो आइए हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा. 5 टिप्स टू सक्सेस. वर्क हार्ड, ट्राई मोर एक्सरसाइजेज एंड मोर प्रैक्टिस, डू द लैब्स एंड असाइनमेंट बाय योरसेल्फ. तो ये जो टिप्स हैं ये रियली अगर आप लोग इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इनके ऊपर सोचेंगे तो आप लोग वाकई सक्सेसफुल होंगे. कि अपना आप लोगों ने मेहनत करनी है, एक्सरसाइजेज सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. लैब्स और जो आप लोग की डाटा स्ट्रक्चर्स की लैब्स होंगी, असाइनमेंट्स होंगी, वो खुद बनानी है बजाय कि किसी दूसरे से बनवाएं. इसी तरह बी पेशेंट विद द मशीन. अगर आपका सिस्टम नहीं चल रहा, सिस्टम स्लो है तो उसके ऊपर भी सब्र करना है. ये नहीं करना उसको उठ के आग लगा दो, फेंक दो. इफ़ यू रियली नीड दैट, डू इट क्वाइटली. ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस की ज़रूरत है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें. ये मेरे ख्याल में जो आप लोग हैं, ये सबसे जो लास्ट वाला है आपको सबसे अच्छा लगा होगा कि ये हम रेस्ट कर लें. ठीक है, ये सिर्फ रेस्ट करने से जो आप लोग का है, ये जो 5 टिप्स हैं, बाकी 4 भी आप लोगों ने पूरे करने हैं. सिर्फ ये आखिरी वाले के ऊपर अमल करना शुरू नहीं कर देना. ठीक है. तो इसी तरह एक कोटेशन है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू गेट anything in life, think positive, you will get everything in your life. तो आप लोग इस बात पे ये याद रखिएगा कि आप लोगों ने पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, बड़ा सोचें, कुछ कर गुजरने का सोचें. जब आप सोचेंगे तो आप लोग लाजमी तौर पर वो हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं. हो सकता है उससे भी ज़्यादा क्या कर लें, गेन कर लें. तो अभी हम अपना ये डाटा स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग देखेंगे कि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मोस्टली स्टूडेंट ये सोच के बैठ जाते हैं कि जी ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होगा, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है. भाई कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ टफ नहीं है. अगर आप लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए हर चीज़ आसान होती जाएगी. अगर आप उसको अपने ऊपर बोझ समझ लेंगे तो क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा. जैसे कि यहाँ पे
इज द सेम सिचुएशन इज विद यू, कि कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है कि आई फॉरगेट टू मेक अ बैकअप कॉपी ऑफ माई ब्रेन, कि मैं अपने दिमाग की कॉपी बनाना भूल गया, सो एवरीथिंग आई लर्न लास्ट सेमेस्टर वाज लॉस्ट, तो पिछले सेमेस्टर में जो कुछ हमने पढ़ा था वो तो भूल गया। मेरे बच्चे कॉपी कैसे बनेगी ये याद रखिएगा, ठीक है। अपने दिमाग की कॉपी कैसे बना सकते हैं? थ्रू द प्रैक्टिस। आप अपनी प्रैक्टिस बनाएंगे बाय सॉल्विंग द एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए, ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए आप लोग अपने दिमाग की कॉपी बना रहे होंगे। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो ये आपको कभी नहीं सुनना पड़ेगा कि एवरीथिंग आई लर्न लास्ट सेमेस्टर वाज लॉस्ट, कि पिछले सेमेस्टर में जो भी पढ़ा था वो तो भूल गया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। होप सो आप लोग को ये मेरी बातें समझ आ रही होंगी, और ये सिर्फ आप लोग के लिए थी कि आप लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट करें तो आप लोग सक्सेसफुल होंगे इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं हैं कि हमेशा ही आप लोग, एक टीचर के लिए होता भी इतना ही है कि जब उसका कोई किसी स्टूडेंट की कोई सक्सेस स्टोरी सुनता है तो टीचर को खुशी ज़रूर मिलती है। तो यहाँ हमारा डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, व्हाट वी लर्न, हम क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या सीखेंगे। हमारा डाटा स्ट्रक्चर का ये जो कोर्स है, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस देखेंगे, बिग ओ नोटेशंस, स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट एंड अरे इम्प्लीमेंटेशन, रिकर्जन एंड एनालाइजिंग द रिकर्सिव एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ये हमारा कोर्स, हमारी कोर्स आउटलाइन है। हम इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम इंशाल्लाह इस कोर्स आउटलाइन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बल्कि इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमारी आएंगी तो हम उनको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, हम कैसे पढ़ेंगे, एज यूजुअल लेक्चर्स होंगे, रिटन असाइनमेंट्स होंगी, प्रैक्टिकल लैब्स होगी, हमारी सेमेस्टर प्रोजेक्ट होगा और प्रेजेंटेशन होगी। अगर आप इनमें से किसी चीज़ को भी, अगर आप लोग असाइनमेंट्स अपनी नहीं करेंगे, सेमेस्टर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, होप्स हो अपना नुकसान करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे कोर्स असेसमेंट, हमारे सेशनल एग्ज़ाम होंगे, हमारे सेशनल एग्ज़ाम, होम असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज होंगे, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन एंड फाइनल एग्ज़ाम होगा हमारा, ठीक है। इसी तरह रेफरेंस मटेरियल है आप लोग के लिए, यानी ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ सकते हो। ये हमारी बुक है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इन C++ बाय एडम रोस्टेक, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन जावा बाय मार्क ए वेज। क्योंकि हम यहाँ पे अब C++ को देखेंगे तो आप लोग इनमें से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक लोकल ऑथर की बुक भी रिकमेंड कर दूंगा। अपकमिंग लेक्चर के अंदर मैं देख रहा हूँ 2-3 बुक्स मैंने स्टडी की हैं, जो मुझे अच्छी लगेगी तो आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि कौन सी बुक आप लोगों ने लोकल ऑथर की लेनी है। इसी तरह ये भी ले सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस इन C++ बाय मार्क एलन वेस। क्योंकि हमने, आप लोगों ने अभी तक C++ के बारे में पढ़ा है, तो हम यहाँ पे C++ के बारे में ही देखेंगे कि हमारे पास C++ क्या है, ठीक है। C++ के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो कि C++ क्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर को भी C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर हमारी कोई लैंग्वेज नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर हमारी क्या है, एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक्स हैं वो अभी हम आगे इसकी डिटेल में देखते जाएंगे, कि जैसे ही हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ, हम इस सेशन के अंदर क्या देखेंगे, डाटा स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, एप्लीकेशंस, एल्गोरिथम, एडीटीज। हम इसमें से कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, कुछ अपकमिंग लेक्चर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एल्गोरिथम्स हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, एटीडीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज कौन से होते हैं, स्टैक्स एंड क्यू। ये हमारे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर चलते जाएंगे। जितना हमारा हो सकेगा इस लेक्चर के अंदर हम इजीली डिस्कस करेंगे, इजीली कवर करने की कोशिश करेंगे, हम कोई बर्डन नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गुड कंप्यूटर प्रोग्राम, सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या आईटी के स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं, हमारी डिग्री क्या कहती है, हमने कोई ना कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी एप्लीकेशन बनानी है कंप्यूटर के लिए, ताकि वो हम कंप्यूटर से काम ले सकें, किसी भी अपने यूज़र के लिए, किसी भी कस्टमर को हमने बना के देनी है। तो अब हमारा जो एक प्रोग्राम बना के देंगे, ठीक है, कोई एक सॉफ्टवेयर बना के देंगे,
तो वो एक अच्छा प्रोग्राम कैसे होता है, वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसे होता है, वो एक अच्छी ऐप कैसे कहेंगे, वो हम सारी चीज़ें डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसे मज़ीद अच्छा कैसे बना सकते हैं वो हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, हम उसको उसके अच्छा होने का मतलब क्या है वो हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। गुड कंप्यूटर प्रोग्राम, एक अच्छा कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन टू कैरी आउट अ पार्टिकुलर टास्क रिटन इन अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एक इंस्ट्रक्शन का सेट, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन से कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा होता, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिलती हैं जब, तो एक इंस्ट्रक्शन सेट बनाती हैं। ठीक है, तो हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, किसको दे रहे हैं? कंप्यूटर को दे रहे हैं, टू सॉल्व द पार्टिकुलर टास्क, किसी भी पार्टिकुलर टास्क को सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फीडिंग द इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, ये सेम डेफिनेशन है जो भी मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन फीड कर रहे हैं, किस मकसद के लिए? कि वो उसके ऊपर अमल करे। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन टू रेफर टू एज अ प्रोग्रामिंग, देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स फॉर अ गुड प्रोग्राम। कि जब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं कि क्या क्या कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिससे हम ये कह सकते हैं हमारा प्रोग्राम क्या है? अच्छा है। रन एफिशिएंटली एंड करेक्टली, अच्छे तरीके से चले और सही तरीके से चले। ठीक है, एफिशिएंटली का क्या मतलब है? करेक्टली का क्या मतलब है? वी विल डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर, अपकमिंग स्लाइड्स। हैव अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इंटरफेस ऐसा होना चाहिए। इंटरफेस क्या होता है? कोई भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस से मुराद ये है थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद द सिस्टम, जिसके जरिए हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, उसके ऊपर बटन बने होते हैं, आइकॉन बने होते हैं। ठीक है, हमारे पास आइकॉन, बटन, ये सारी चीज़ें, टैब्स बने होते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे क्या है? इंटरफेस है, जिसके जरिए हम उसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यानी इजी होना चाहिए, बी इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। तो हमारा वो प्रोग्राम समझने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए भी आसान हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो। बी इजी टू डीबग, अगर उसके अंदर कोई एरर आते हैं तो उसको ठीक करना भी हमारे लिए क्या हो? इजी हो। डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स इन अ प्रोग्राम। तो सो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब भी एक प्रोग्राम को डीबग करना क्या हो? आसान हो, मीन कि उसके अंदर एरर्स को ढूंढना और उसको ठीक करना इजी हो। बी इजी टू मॉडिफाई, अगर उसके अंदर कोई चेंजिंग की जरूरत पड़ जाती है तो उसको चेंज करना भी क्या हो? हमारे लिए इजी हो। बी इजी टू मेंटेन, कि अगर हमारे पास मेंटेनेंस मिल के कोई अपग्रेडेशन वगैरह आ जाती है, अपडेशन आ जाती है, ठीक है, उसको हम इजीली मेंटेन कर सकें। तो ये हमारे पास अच्छा जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ें होती हैं प्रोग्राम की, एक एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। हमारा एल्गोरिथम क्या होता है और डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम अभी आगे चीज़ें देखते जाएंगे, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट ही यही है, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हम एक गुड प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर। एक अच्छा प्रोग्राम ये होता है कि उसका पहले एल्गोरिथम बना हो, फिर उसका हम क्या बनाते हैं? एल्गोरिथम, और उसके एल्गोरिथम बने और फिर उसके बाद जो डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करें। एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है वो अभी मैं आप लोगों को अगली स्लाइड के ऊपर इसकी डेफिनेशन और प्रॉपर फिर हम डाटा स्ट्रक्चर की तरफ चले जाएंगे। एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉर सॉल्विंग एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रॉब्लम। के एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख रहे होंगे वो हमारा क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। व्हाई वी कंस्ट्रक्ट एल्गोरिथम्स, कि हम एल्गोरिथम्स क्यों बनाते हैं, इसकी मैं अभी आप लोगों को डिटेल बता देता हूँ। बेसिकली जब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो डायरेक्ट हम प्रोग्राम क्यों नहीं बना लेते, एक एल्गोरिथम ही क्यों बना लेते हैं? ठीक है, और आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जो प्रोग्राम देखे होंगे, सोल्यूशन देखे होंगे, आप लोग इंटरनेट पे सर्च करेंगे या कहीं पे भी आप लोगों को मिलेंगे, मोस्टली प्रोग्राम्स कम मिलेंगे, आप लोगों को एल्गोरिथम्स इजीली मिल जाएंगे। वाई एल्गोरिथम, वाई पीपल, वाई डेवलपर, वाई प्रोग्रामर डेवलप द एल्गोरिथम्स, क्यों डेवलप कर रहे हैं एल्गोरिथम, क्यों हम डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं बना लेते? कि एल्गोरिथम इज इन जेनेरिक फॉर्म, कि एल्गोरिथम हमारे पास एक जेनेरिक फॉर्म के अंदर होते हैं, स्टेप्स लिखे होते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि इस तरह हम ये प्रॉब्लम ये इस तरह सॉल्व हो सकती है, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स लिख लेते हैं। अब जब ये जेनेरिक फॉर्म के अंदर एल्गोरिथम होता है, इट्स मीन एल्गोरिथम कैन बी इंप्लीमेंटेड इन एवरी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हम उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं
तो इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगी, काफी सारी डाटा ऑर्गेनाइजेशन की काफी सारी टेक्निक्स होंगी, तो हम उनके एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम उनके प्रोग्राम आप लोग स्टूडेंट्स बनाएंगे, आप लोगों को एल्गोरिथम समझा दिया जाएगा और आप लोगों को असाइनमेंट्स के तौर पर ये दे दिया जाएगा कि इसके प्रोग्राम्स बना के लाएं। एल्गोरिथम्स क्यों? ठीक है, बात वही आ गई जैसे मैंने आप लोगों को कहा, वी कैन स्टडी डाटा स्ट्रक्चर्स बाय यूजिंग जावा, वी कैन स्टडी डाटा स्ट्रक्चर बाय यूजिंग C++ और एनी अदर लैंग्वेज, कि हम दूसरी लैंग्वेजेस यूज करते हुए भी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। इट्स मीन कि ये जो एल्गोरिथम है जावा में भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज की जा सकती है, C++ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी यही एल्गोरिथम क्या किए जा सकते हैं, ट्रांसलेट किए जा सकते हैं, इनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनके प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि जो डेवलपर होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करता है तो हमेशा उसका एल्गोरिथम प्रोवाइड करता है, वो एल्गोरिथम बनाते हैं। रिसर्चर जितने भी होंगे वो आप लोग को एक एल्गोरिथम डेवलप करके देंगे, ना कि कोई प्रोग्राम डेवलप करके देंगे। एल्गोरिथम क्यों डेवलप करके देंगे? कोई भी उसे इम्प्लीमेंट करना चाहता है, किसी भी लैंग्वेज में करना चाहता है, तो वो क्या कर सके, इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आपने यही चीज इसी लैंग्वेज के अंदर बना हुआ है और इसी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो हमारा डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर देखें, डाटा क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलने वाला बंदा हूँ। तो आप लोगों को डाटा क्या होता है, यानी फैक्ट्स एंड फिगर। कोई भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई भी कलेक्शंस है, ठीक है, जो हम अपने फर्दर यूज के लिए उसको इकट्ठा कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। डाटा कैन बी इन न्यूमेरिक फॉर्म, डाटा कैन बी इन पिक्टोरियल फॉर्म। हम पिक्चर्स इकट्ठे कर रहे हैं तो हमारा डाटा है, अगर हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू इकट्ठी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है? डाटा है। तो हमारी बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स मीन ऑर्गेनाइजेशन, कि हम एक डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह स्टोर करेंगे, ठीक है, किस तरह हम उसमें से उस डाटा को रिट्रीव करेंगे, किस तरह हमारे उस डाटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली हमारे पास जो सब्जेक्ट है, ठीक है, हम इसके अंदर यही देखेंगे, ये चीजें स्टडी करेंगे कि वे हम क्या कर रहे हैं, डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने सिस्टम में या अपनी ऐप जो हमने बनाई हुई है उसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है, तो हम उसके लिए जो डाटा स्टोर करेंगे वो किस तरीके से, कौन सा तरीका होगा, कौन सा वे होगा जिसके लिए हम डाटा को स्टोर करेंगे, और जो डाटा एलिमेंट्स होंगे उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होंगे, किस तरह के रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हम रेलिवेंट डाटा क्या करना है, हमने इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ये चाहता हूं कि मेरे पास जो एक डाटा स्टोर है, किसी की सेल का रिकॉर्ड हम क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो मैं एक वीक की सेल देखना चाहता हूं, तो एक दिन का जो डाटा एलिमेंट होगा, दूसरे दिन का डाटा एलिमेंट होगा, तीसरे का होगा, अगर इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा तो मुझे वीक का डाटा रिट्रीव नहीं होगा। तो हम डाटा स्ट्रक्चर में हमने ये देखना होता है हाउ वी कैन स्टोर द डाटा, डाटा कैसे स्टोर करना है, कैसे स्टोर कर रहे हैं, देन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स के दरमियान जो हमारे पास लॉजिकल रिलेशनशिप होंगे वो कौन से होंगे, ठीक है, these we can perform the operation or function on the basis of these logical operations. In logical operations की बेस, logical relationship, इन logical relationships की बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि हम डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं, डाटा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, न्यू डाटा हमारे पास इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल आर दीज ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन द डाटा के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स की ये एप्लीकेशंस हैं कि हमने क्या करना है, डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर्स को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन द डाटा स्ट्रक्चर, डिफाइन अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डाटा आइटम्स, कि हम डाटा आइटम जो हमारे पास डाटा है उनको किस तरह ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह स्टोर करना है। That consider not only the element stored but also store the relationship between the element, जो हमें ये बताएगा कि सिर्फ ये नहीं बताएगा कि एलिमेंट स्टोर हो गए तो उनके आपस में रिलेशनशिप भी हमें क्या करेगा, स्टोर कराएगा। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने के लिए एक एग्जांपल देता जाऊँ कि जब हम डाटा को स्टोर करते हैं हम इस तरह भी डाटा स्टोर कर सकते हैं कि हमारा जो डाटा है, पहला एलिमेंट दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ कनेक्टेड हो, तीसरा एलिमेंट चौथे के साथ कनेक्टेड हो, एंड सो ऑन। इसे हम क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट,
ठीक है, कि हम डाटा को आपस में लिंक भी कर रहे हैं, यानी कि उनका जो लिंक होगा वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कैसे स्टोर होगा, ये हमारा पूरा कोर्स चलेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और डाटा स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और आपको मजा आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप लोगों के लिए ये बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। एल्गोरिथम की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोई भी हमारा प्रोसीजर है, एवरी सिंगल प्रोसीजर दैट अ कंप्यूटर परफॉर्म इज एन एल्गोरिथम। कंप्यूटर कोई भी प्रोसीजर या कोई भी काम परफॉर्म कर रहा है उसका कोई ना कोई एल्गोरिथम लाजमी होता है, ठीक है। अब हमारे पास एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, एक प्रिसाइज प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, देखिए हमने अभी बात की कि एल्गोरिथम हमारे पास बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो इट्स मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो सकते हैं, या तो वो लामहदूद हो सकते हैं, इनफिनाइट हो सकते हैं, या फिनाइट हो सकते हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ स्टेप इनफिनाइट हो इट्स मीन वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इट मस्ट नेसेसरी दैट द नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर एन एल्गोरिथम इज इनफिनाइट। हमारे पास क्या होने चाहिए, फिनाइट होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप महदूद होने चाहिए। अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ, अगर हमारे पास लामहदूद है इट्स मीन वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम। वो लामहदूद है, चलते रहेंगे स्टेप्स पूरे ही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी मेरे बच्चे। तो एल्गोरिथम की जब हम बात करते हैं तो एल्गोरिथम हमें क्या बताता है, एल्गोरिथम स्टेट्स द एक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड। हमें एल्गोरिथम ये बताता है कि कौन से एक्शन होंगे जो अब हमने परफॉर्म करने हैं। द ऑर्डर इन विच दीज एक्शन आर एग्जीक्यूटेड, तो वो जो एक्शन हैं वो किस ऑर्डर किस तरतीब के साथ होंगे, पहला कौन सा होगा दूसरा कौन सा होगा, ये हमें एक एल्गोरिथम बताता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम हमें क्या बताता है, एल्गोरिथम स्टेट्स द एक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एल्गोरिथम ये बताता है कि मैं कहता हूँ मैंने एक एल्गोरिथम बनाना है, यूजर से मैंने 3 वैल्यू लेनी है, ठीक है, और उसके बाद उन 3 वैल्यू का सम निकाल के दिखा देना है। तो एल्गोरिथम जब लिखेंगे तो एल्गोरिथम मुझे ये बताएगा, एल्गोरिथम के अंदर लिखा होगा कि यूजर से भी एक वैल्यू लेनी है, यूजर से दूसरी वैल्यू लेनी है, यूजर से तीसरी वैल्यू लेनी है, मुझे ये एक्शन बता रहा है। फिर मुझे कहेगा कि भी इन तीनों वैल्यू को जमा कर लेना है, ये तीसरा एक्शन बताया। फिर मुझे बता रहा है एल्गोरिथम के अंदर लिखूंगा कि भी इसको आप डिस्प्ले करा देना स्क्रीन पे, तो ये एक्शंस हैं। तो ये एक्शंस हम एल्गोरिथम के अंदर डिफाइन करते हैं, एल्गोरिथम हमें ये चीजें बता रहा होता है। तो एल्गोरिथम इज अ वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ क्लियर एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन ऑफ डेफिनेट एंड इफेक्टिवली कंप्यूटेबल ऑपरेशन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। हमारी जो एल्गोरिथम होता है उसके अंदर हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमें अगर हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं और एंड स्टॉप एग्जीक्यूटिंग एट सम पॉइंट इनफिनाइट अमाउंट ऑफ, क्योंकि जब इसके नंबर ऑफ स्टेप फिनाइट होते हैं, ठीक है, तो वो किसी न किसी जगह पे उसने क्या करना है, रुकना है। अगर हमारे पास एल्गोरिथम नहीं रुकेगा, इनफिनाइट होंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा ये एल्गोरिथम जो है, ठीक है, ये एफिशिएंट नहीं है और ये एल्गोरिथम हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। तो एल्गोरिथम की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि हमारे पास एल्गोरिथम मस्ट बी करेक्ट, इट मस्ट बी करेक्ट, ये ठीक होना चाहिए। अगर करेक्ट नहीं होगा तो एल्गोरिथम क्या होगा मेरे बच्चे, इट मस्ट बी कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ कंक्रीट स्टेप्स, ठीक है। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेट करने कंक्रीट स्टेप्स होने चाहिए। मीन कि जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या करना है, 3 वैल्यूज यूजर से लेनी है और उसके बाद उसका सम कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले कराना है। अब ऐसा ना हो कि मैं कहूँ कि मैं एल्गोरिथम बनाऊंगी, पहले सम कैलकुलेट कर ले, बाद में यूजर से वो नंबर ले रहा हो और बाद में, ठीक है जी, उसको डिस्प्ले करा रहा हो, तो ये मेरे पास बच्चे ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह एल्गोरिथम के अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, मीन कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में देयर कैन बी नो एम्बिग्यूटी एज टू व्हिच स्टेप विल बी परफॉर्म नेक्स्ट, कोई इसके अंदर मसला नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट अगला स्टेप कौन सा होगा। इट मस्ट बी कंपोज ऑफ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। इट मस्ट टर्मिनेट, महदूद मराइल होने चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। इट टेक्स 0 और मोर इनपुट्स, ठीक है। इसके अंदर हो सकता है कि वो इनपुट ले रहा हो यूजर से या इनपुट ना ले रहा हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर। इट शुड बी एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का वर्ड बार बार यूज हो रहा है, हम इसको आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाई वी स्टडी डाटा स्ट्रक्चर, तो मैं तब आप ये बताऊंगा कि एफिशिएंट से क्या मुराद है। इट शुड यूज, अभी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि एफिशिएंट की जब हम बात की, इट शुड बी एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। तो एफिशिएंट का मतलब मेरे बच्चे ये है कि जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी में हमें जगह चाहिए होती है। जब वो इंस्ट्रक्शन स्पेस चाहिए होती है, मीन के रैम के अंदर हमें जगह चाहिए। जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो वो कुछ ना कुछ टाइम लेती हैं। तो हमने ये पढ़ना है
how we can make a program efficient, how we can make the algorithm efficient. It's mean कि our program or algorithm take less space हमारे पास लो, less space use less memory, तो हमारे पास कम से कम मेमोरी यूज करे, एंड लेस टाइम, तो हमारे पास क्या हो, उसका टाइम भी क्या होना चाहिए, कम से कम यूज करे। कि अगर ये दो चीजें हमारी अचीव हो रही होंगी कि स्पेस भी कम यूटिलाइज हो रही है और हमारे पास क्या हो रही है, वहां पे हम टाइम भी कम ले रहे हैं, वो हम कहेंगे कि हमारा एल्गोरिथम या हमारा प्रोग्राम क्या है, एफिशिएंट है, या सॉफ्टवेयर क्या है, एफिशिएंट है देन अदर्स। ठीक है, इट्स मीन कि हमने यह चीजें सारी इसके अंदर पढ़नी है कि हम कैसे उसको क्या बना सकते हैं, एफिशिएंट बना सकते हैं। हमारी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मतलब ही यही है कि हमने डाटा को किस तरह स्टोर कराना है इन एन एफिशिएंट वे, एक अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में। एफिशिएंट वे का मतलब यह है कि वो हमारी मेमोरी कम से कम यूटिलाइज करे और हमारा टाइम कम से कम ले, कि हमें जल्दी से जल्दी डाटा को प्रोसेस करके दे। इट रिजल्ट इज वन आर मोर आउटपुट, हमारे रिजल्ट जो है हमारे एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक एल्गोरिथम डेवलप करने के लिए, डिवाइसिंग द एल्गोरिथम, हमारे पास किस तरह के कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वेरियस स्टेप्स इन डेवलपिंग द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवाइसिंग द एल्गोरिथम, इट्स मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड। तो हम हर स्टेप जो एल्गोरिथम का उसको अच्छी तरह क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सूडो कोड लिखेंगे उसका एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने के लिए। सूडो कोड मीन कि हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर क्या करेंगे, कोई ना कोई कोड लिख रहे होंगे। जैसे मैं ये अभी मैंने आप लोग थोड़ी सी एग्जांपल दी कि हमने कैसे लिखना है। मैंने कहा स्टार्ट करेंगे, उसको स्टार्ट लिख दिया, फिर हमने कहा कि यूजर से लेनी है वैल्यू, तो हम लिख देंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर इनपुट द वैल्यू फ्रॉम यूजर, यूजर से वैल्यू लेंगे, कितनी वैल्यू लेनी है वो लिख देंगे। इस तरह ये हमारा क्या है, सूडो कोड कहलाता है। ठीक है, इसी तरह वैलिडेटिंग द एल्गोरिथम, फिर उस एल्गोरिथम को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। द प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिथम, हम ये देखेंगे कि हमारे जो हमने स्टेप्स लिखे हैं, अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो हमारा वो ठीक तरीके से काम करता है या नहीं करता, हमारा रिजल्ट ठीक आता है या नहीं आता। ठीक है, इसी तरह हमारे पास मस्ट बी एबल टू परफॉर्म ईच स्टेप यूजिंग द पेपर एंड पेंसिल, हर पेपर और पेंसिल के जरिए हम क्या करेंगे, उसको सारे स्टेप्स को चेक करेंगे और फिर ये देखेंगे कि हमारा अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है। यूज द एल्गोरिथम एंड गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट इन अ फिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम अपने टाइम को भी देखेंगे कि कितने टाइम के अंदर हमारा क्या हो सकता है, आउटपुट आ सकता है। इसको क्या कहते हैं हम, जब हम ये देख रहे हैं कि हमारा क्या है, एल्गोरिथम ठीक हमारा रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, तो ये हम उसे क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास वैलिडेटिंग होती है, वैलिडेशन होती है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। एक होती है हमारे पास हमने ये देखना है कि जो हमने एल्गोरिथम बनाया है वो किस मकसद के लिए, बाकी उसी मकसद के लिए बनाया है जिस मकसद के लिए हमने सोचा था, तो वो हमारे पास। ठीक है, इसी तरह तब जब हम ये देख लेंगे उसके बाद हम उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या वो वाकई ठीक रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। Various steps developing the algorithm, expressing the algorithm, फिर उस algorithm to implement the algorithm in a programming language, जो हम algorithm बना लेंगे उसको किसी भी programming language के अंदर क्या किया जा सकता है, implement किया जा सकता है। तो algorithm use should terminate after a finite number of steps, तो algorithm क्या होना चाहिए, लाजमी तौर पर finite number of steps होने चाहिए और उसको terminate होना चाहिए। Efficiency of algorithm, what is meant by efficiency of algorithm? तो algorithm की efficiency से क्या मुराद है, right? Writing the efficient program is what every programmer hope to be able to do, कि हमारे पास हमने efficient प्रोग्राम लिखना है जो हर प्रोग्रामर के लिए क्या है, हर के लिए लोग क्या कर रहे होते हैं, उसे उम्मीद कर रहे होते हैं। बट व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम आर एफिशिएंट, तो हमारे प्रोग्राम कौन से एफिशिएंट होंगे, कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर हम ये चीजें देखेंगे। द क्वेश्चन लीड्स टू द कंसेप्ट ऑफ जर्नलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम, एल्गोरिथम्स आर प्रोग्राम्स इन अ जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एल्गोरिथम हमारे जेनेरिक फॉर्म के अंदर होते हैं। एल्गोरिथम इज एन आइडिया अपॉन व्हिच अ प्रोग्राम इज बिल्ड, हम प्रोग्राम बिल्ड करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर और किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपना आइडिया लिख लेते हैं। एन एल्गोरिथम शुड मीट थ्री थिंग्स, तीन चीजें होती हैं। इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गोरिथम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी ये जरूरी नहीं होता कि हमने हर हाल में C++ में इंप्लीमेंट करना है। ये जरूरी नहीं है कि एल्गोरिथम सिर्फ ये जावा में इंप्लीमेंट हो सकता है, ये C++ में नहीं हो सकता। वो हर लैंग्वेज के अंदर क्या होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट हो चाहिए, हर लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एवरी प्रोग्रामर हैविंग इनफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शुड अंडरस्टैंड इट, हर प्रोग्रामर जिसके पास कुछ नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। इट शुड बी एप्लीकेबल टू इनपुट्स ऑफ ऑल साइज, तो हर साइज के इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, वो एप्लीकेबल होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? ठीक है, ये लाइनें देख के स्टेप्स पर मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाना। आई एम हेयर, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोई मसला है, कोई टेंशन है, ठीक है, कोई चीज समझ नहीं आ रही,
आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट शुड बी एप्लीकेबल टू इनपुट ऑफ ऑल साइज। इट्स मीन कि देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया जी, एक सॉफ्टवेयर बनाया जी, एक एल्गोरिथम बनाया कि वो जो क्या करता है जी, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करता है। एल्गोरिथम बनाया मैंने, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करता है। अब मैं जब उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, अब ये जरूरी नहीं है कि वो 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करे। अगर मैंने 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करना है तभी मेरा जो एल्गोरिथम है वो काम करे। अगर मैंने 2000 लोगों का डाटा स्टोर करना है तभी मेरा एल्गोरिथम क्या करे, काम करे। तो इट्स मीन इट शुड बी एप्लीकेबल टू इनपुट ऑफ ऑल साइजेस। समझ आ गई? ओके, दैट्स गुड। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम डिनोट द रेट एट विच एन एल्गोरिथम सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द साइज n। तो हमने एफिशिएंसी ऐसे मेजर करनी है कि हमारा जो प्रॉब्लम एल्गोरिथम है वो कितने टाइम में, ठीक है, हमारे सपोज एक n साइज की प्रॉब्लम है, यानी कितना हम कह रहे हैं कि जी उसके अंदर 20 इंस्ट्रक्शन है, 50 इंस्ट्रक्शन है, तो हमारा कितना जल्दी क्या करता है उसको सॉल्व करता है। इट इज़ मेजर इन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट यूजेज। हम उसको इस तरह भी मेजर करते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, ये भी लाजमी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी हमारा एल्गोरिथम, हम एक कंप्यूटर के ऊपर उसको चेक करें कि जी हमारा जिसके अंदर हमारे पास 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर 2 GB रैम लगी हुई है, ठीक है, हम कहें कि जी ये टाइम ज़्यादा ले रहा है, ये अच्छा नहीं है। और किसी दूसरे के बंदा हो, उसी मैंने दूसरे मेरा एक दोस्त है, उसने जी सॉफ्टवेयर बना दिया और उसको मैं चेक कर रहा हूँ जी जिसके अंदर 16 GB रैम लगी हुई है, और उसको तो हमने रिसोर्सेज को भी देखना है। ठीक है, ये चीज़ें भी मेजर करनी है कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो और वो कितना हमें क्या दे रहा है, टाइम ले रहा है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो द टाइम रेफर टू द नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, ऑफ द एल्गोरिथम। तो जो हमारे एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारे किसी भी टाइम रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टेप्स द एल्गोरिथम एग्जीक्यूट, के कितने नंबर इंस्ट्रक्शन हमारा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर रहा है कि एक फिक्स टाइम के अंदर। वाइल द स्पेस रेफर टू द नंबर ऑफ यूनिट। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस कितनी मीन के कितनी वो मेमोरी ले रहा है, ठीक है, ये इन चीज़ों को हम मेजर करेंगे। ये एक चीज़ हमारे पास, जब हम स्पेस को मेजर कर रहे होंगे, स्पेस को देख रहे होंगे, इट्स कॉल्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। अगर हम टाइम को देख रहे हैं, इट्स मीन के टाइम कम्प्लेक्सिटी। ये दो चीज़ें हमने मेजर करनी है। इन दो चीज़ों की बेस पर हमने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी मेजर करनी है। एंड एल्गोरिथम्स कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, इज मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन एंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मिंग द एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम कितनी स्पेस ले रहा है और कितना टाइम ले रहा है, इससे उसकी एफिशिएंसी मेजर होती है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। द इनपुट साइज डिनोटेड बाय n। सपोज जो हम उसको वैल्यू दे रहे हैं उसका साइज क्या है, n है, या वो 20 इंस्ट्रक्शन है या 50 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो n कहलाएगा। इज मोर पैरामीटर यूज्ड टू कैरेक्टराइज द इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। द इनपुट साइज n इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स नीडेड टू होल्ड द इनपुट डाटा सेगमेंट साइज। मीन कि हमारा डाटा सेगमेंट साइज या रजिस्टर साइज भी मैटर करता है कि रजिस्टर साइज कितना है, कि कितनी इनपुट हमारी क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है एट अ टाइम, कितनी इनपुट हमारी प्रोसेसर के पास जा सकती हैं। ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है, हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, वो हम उसकी न्यूमेरिकल, जब मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि हम कैसे उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट है, कौन सा नहीं है। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज द अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, जितना भी टाइम लेगा, और द नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड बाय अ प्रोग्राम टू कंप्लीट द टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितनी हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए और वो कितना टाइम लेगा। द वे इन विच द नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम वेरीज विद द साइज ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम बड़ी होगी तो नंबर ऑफ स्टेप्स भी उतने क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अगर प्रॉब्लम छोटी होगी तो नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, कि जो हमें सॉल्व करने हैं वो भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर हमारी प्रॉब्लम का साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ स्टेप्स किसी उसको सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। अगर हमारे प्रॉब्लम का साइज कम होगा तो वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास द टाइम टेकन फॉर एन एल्गोरिथम कंप्राइज ऑफ 2 टाइम्स। दो तरह का टाइम होता है, एक कंपाइलेशन टाइम होता है और एक रन टाइम होता है। कंपाइलेशन टाइम से क्या मुराद है मेरे बच्चे, जब हम प्रोग्राम को आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी, उससे पहले आप लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ चुके हो। आप लोगों ने देखा होगा जब अपना प्रोग्राम क्या करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, सबसे पहले वो कंपाइल करता है। कंपाइलेशन मतलब क्या है कि वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के अंदर, यहीं के अगर दूसरे अल्फाज में कहेंगे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो वो जो कन्वर्जन का टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाइलेशन टाइम। जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है उसके बाद वो उसके ऊपर अमल करना स्टार्ट करता है, उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो एग्जीक्यूशन के लिए जितना टाइम ले रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रन टाइम। तो कंपाइलेशन टाइम इज द टाइम टेकन टू कंपाइल एन एल्गोरिथम। व्हाइल कंपाइलिंग इट चेक्स फॉर,
जब उसको कंपाइल करता है, जब आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए होंगे देखा होगा कि जब उस प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है तो हमें वो बताता है कहीं पे अगर कोई सिंटैक्स एरर है, किसी किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, एरर्स आ रहे हैं, तो हमें वो बताएगा कि ये एरर है, ठीक है। तो हमारे सिंटैक्स को भी चेक करता है और सिमेंटिक्स को भी चेक करता है। सिमेंटिक क्या होते हैं? सिंटैक्स तो लिखने का तरीका है कि हम कैसे लिख रहे हैं, और सिमेंटिक्स क्या है? उसके मीनिंग, कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमने दो चीजों को जमा करना है तो हमने लिखना है a प्लस बी, ठीक है। ये उसका लिखने का सिंटैक्स ये है कि हम पहले ए लिखेंगे, फिर दरमियान में जमा का निशान लगाएंगे, ठीक है, जमा का साइन यूज करेंगे, बाद में क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। इट्स द सिंटैक्स, और आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। उसका सिमेंटिक क्या है? सिमेंटिक का मतलब यह है कि वो वाकई में जमा करके दे रहा है। ए प्लस बी जो हम लिख रहे हैं तो हमें प्लस करके दे रहा है। अगर ए स्टेरिक बी लिख रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये उसका क्या है? सिमेंटिक्स है, उसके मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, एरर इन द प्रोग्राम एंड लिंक इट विद द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अगर हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर है तो हमें एरर की लिस्ट शो करा देता है, और अगर हमारे पास एरर नहीं है तो हमारी जो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, ठीक है, जिनका हमने कोड नहीं लिखा होता, तो हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेयर प्रोग्राम हैज आस्क्ड टू, तो जितनी हमने ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड कराई होती हैं उनको उनके साथ कनेक्ट कर देता है। ये सारा किस में हो रहा होता है? कंपाइलेशन में हो रहा होता है। तो इसको कैलकुलेट करने में, कंपाइल करने में जितना भी टाइम लगेगा वो क्या कहलाता है? हमारे पास कंपाइलेशन टाइम कहलाता है। इसी तरह रन टाइम, इट इज द टाइम टू एग्जीक्यूट द कंपाइल्ड प्रोग्राम। एक कंपाइल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना भी हमारे पास क्या लगेगा? टाइम लगेगा, वो हमारा रन टाइम है। कंपाइल हो चुका, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको अमल करना है। द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन द एल्गोरिथम, ठीक है। ये ज्यादातर जो हमारा रन टाइम है किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली वी कंसीडर 1 यूनिट फॉर एग्जीक्यूटिंग 1 इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 1 यूनिट कंसीडर करते हैं, मीन के एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसको कहेंगे 1 यूनिट क्या हुआ? एग्जीक्यूट हुआ। द रन टाइम इज इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर, ये किसके उसमें होता है? प्रोग्रामर के कंट्रोल में होता है। जो हमारा कंपाइल टाइम है वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है। लेकिन रन टाइम इज इन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर, मीन कि हम जितने भी इंस्ट्रक्शन उसको किसी शॉर्ट करेंगे, कम करेंगे, तो उसका रन टाइम ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। as the compiler is going to compile only the same number of statements irrespective of the types of the compiler used, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कंपाइलर ने जितने भी हमारे पास क्या होंगे? स्टेटमेंट्स होंगे, उसको उसने क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, ठीक है। उसने ये नहीं देखना कि हमारे पास कौन सा कंपाइलर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्या कर रहे हैं। Note that runtime is calculated only for executable statement and not for the declaration statement. It's mean, बच्चे इसका मतलब यह है कि जब हम रन टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमेशा जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती हैं वो यूज होती हैं। जैसे हम अपने कमेंट्स बना देते हैं, कोई कमेंट्स लिखते हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो हमारे रन टाइम के अंदर कैलकुलेट नहीं होती, वो हमारी स्टेटमेंट रन टाइम कैलकुलेट करते हुए एग्जीक्यूट नहीं होगी। द टाइम कम्प्लेक्सिटी इज नॉर्मली एक्सप्रेस एज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो उसे हम इस तरह बिग ओ नोटेशन के अंदर लिखते हैं, वो मैं अगले लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे ये है, ठीक है, कि ऑर्डर ओ से मुराद क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ओ, ठीक है। एन के स्क्वायर, ये हमें एन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, और उसका स्क्वायर ये डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आगे मैं आप लोगों को समझा दूंगा किस तरह है। मीन दैट इफ द साइज ऑफ इस, ये जो हमारे पास ओ एन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है एन हमें बता रहा है नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। मीन दैट इफ द साइज ऑफ द प्रॉब्लम एन डबल देन द एल्गोरिथम विल टेक 4 टाइम, क्योंकि उसका पावर लेनी है ना उसकी। जैसे हम देखें ये 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाता है? 4। अगर मैं 4 कर दूं तो 2 की पावर 4 की पावर 2 16, तो वो 4 टाइम उससे बढ़ जाएगा, एज मैनी स्टेप्स टू कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने इनको बाद में देखना है। अभी सिर्फ आप लोगों ने इतना माइंड में रखना है मेरे बच्चे कि एक एल्गोरिथम की जब हम क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो 2 चीज़ें होती हैं, एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है। टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक हमारे पास रन टाइम होता है और एक कंपाइल टाइम होता है। हमने रन टाइम को, कंपाइल टाइम को देखा कि एग्जीक्यूशन को कंपाइल करने में, ट्रांसलेट करने में, लाइब्रेरीज को हमारे पास अटैच करने में जितना टाइम लगेगा, इसी तरह हमारे पास रन टाइम जब उसको ऊपर एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगेगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? रन टाइम कहलाएगा। इस तरह ये याद रखना है कि हमारे एग्जीक्यूटेबल रन टाइम के अंदर एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट होती हैं, नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट काउंट नहीं होती। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन एल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द फंक्शन f0, कोई भी हम फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एज द टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड फॉर प्रोग्रामिंग द वैल्यू ऑफ fn। जब हमें किसी भी एल्गोरिथम की या किसी भी फंक्शन की सपोज टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या करेगा, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कैसे पता चलेगा? द टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड फॉर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर के लिए जितनी भी स्टेटमेंट क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। जैसे ये fn, यानी f हमारा फंक्शन है, n उसकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इज अ फंक्शन,
डिपेंडेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ये हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, n के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स मीन कि हमारी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जितनी ज़्यादा होंगी टाइम ज़्यादा लेगा, इंस्ट्रक्शन जितनी कम होंगी टाइम उतना क्या लेगा, कम लेगा। इन प्रैक्टिस इट इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर इट एज अ फंक्शन फ्रॉम, ठीक है। ये हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, हम ये n की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज जनरली क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स। 3 तरह का हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है। देखें, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो वो काम हमारे पास क्या हो सकता है, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। उसके काम करने के क्या हो सकते हैं, 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक हमारे पास वर्स्ट केस। वर्स्ट केस से मुराद ये है कि जब हमारे पास क्या ले रहा होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहा होगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट की एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, कि अगर एक वेबसाइट है, जैसे आप लोगों का, इसलिए मैं ये ऐसी आसान सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग की समझ आ जाए। आप लोग BA BSc का रिजल्ट ऑनलाइन देखते हो, ठीक है। एक दफ़ा मैंने रिजल्ट उस वक्त चेक करना है जब मैं कहता हूँ कोई और चेक नहीं कर रहा, अकेला मैं चेक कर रहा हूँ, तो तब वो मुझे कितना जल्दी रिजल्ट देगा। इट्स द बेस्ट केस। ठीक हो गया, समझ आ गई। इसी तरह मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, कुछ काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। एवरेज लोग, यानी सपोज मेरे पास टोटल जो है अगर 5000 लोग हैं तो उसमें से 2000 लोग चेक कर रहे हैं एवरेज, उसकी एवरेज टाइम के तौर। तो उस टाइम में मुझे कितना जल्दी वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उसका क्या है, एवरेज टाइम। वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है कि अगर 5000 लोगों ने क्या करना है, रिजल्ट चेक करना है, तो उसमें से मैक्सिमम जितने भी एट अ टाइम चेक कर सकते हैं, अगर वो चेक कर रहे हैं तो उस दौरान मैं अगर अपना रिजल्ट देखता हूं तो मुझे कितना जल्दी वो क्या देगा, वापस रिस्पॉन्स देगा। इज द वर्स्ट केस। तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है, एल्गोरिथम का देखना है, तो तीनों सिनेरियो में देखना है, वर्स्ट केस में, एवरेज केस में एंड बेस्ट केस में। मेरे होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। वर्स्ट केस, इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एल्गोरिथम विल यूज ओवरऑल, ठीक है, इंस्टांस ऑफ साइज। तो हम वर्स्ट केस में यही मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि लॉन्गेस्ट टाइम होगा, सबसे बड़ा टाइम होगा, ज्यादा टाइम होगा जब हमारे पास यूज ऑल इंस्टेंसेस ऑफ साइज एन, यानी जो हमारी इंस्ट्रक्शन है कि सारी की सारी क्या हो रही होंगी, यूज हो रही होंगी फॉर अ गिवन प्रॉब्लम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, हमारा रिजल्ट क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। सो देखिए हमारे पास जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक वास्ट सिनेरियो ये है कि सारे फंक्शन एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रहे हैं, तो हमारा वास्ट केस है, ठीक है। मैंने कोई एक ऐसी क्यूरी की है, ऐसा रिजल्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके लिए 2 फंक्शन यूज हो रहे हैं, बाकी फंक्शन यूज नहीं हो रहे, एवरेज केस है। बेस्ट केस ये है कि सिर्फ एक फंक्शन क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है। जैसे मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट की एग्जांपल दी, आप लोगों को उसको क्लियर हो गया होगा। एवरेज केस, इट इज द एवरेज टाइम और एवरेज स्पेस दैट द एल्गोरिथम विल यूज over all instances of size n for given problem to produce a desired result. It depend on the probability distribution of the instances of the problem. ठीक है, एवरेज केस के अंदर हमने ये देखना है कि एल्गोरिथम जब हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शन है, सपोज मेरे पास 20 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसमें से 5 इंस्ट्रक्शन 10 इंस्ट्रक्शन यूज हो रही हैं, 8 इंस्ट्रक्शन यूज हो रही हैं, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली किसके लिए, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द प्रॉब्लम की इंस्टेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। बेस्ट केस, इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम और लीस्ट स्पेस दैट द एल्गोरिथम विल यूज ओवर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ साइज n फॉर अ गिवन प्रॉब्लम प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जितने भी शॉर्टेस्ट टाइम होगा, यानी कम से कम इंस्ट्रक्शन यूज हो रही होंगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेस्ट केस कहलाएगा। मेरे बच्चे, जैसे ये टाइम कम्प्लेक्स के लिए 3 केसेस हैं, वर्स्ट केस है, एवरेज केस है एंड बेस्ट केस है। इसी तरह स्पेस के लिए भी हमारे पास तीनों होंगे, वर्स्ट केस में भी होगा, एवरेज केस में भी होगा और बेस्ट केस में भी होगा, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी अब हमारे पास क्या है, स्पेस हमारे पास क्या होती है, देखें, जब हम न्यूमेरिक का आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए होंगे, छोटे छोटे हम वेरिएबल बना रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए जब हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, वेरिएबल हमारे क्या करते हैं, मेमोरी के अंदर जगह लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या स्टोर करने थे, रिजल्ट स्टोर करना था, और वो रिजल्ट किस फॉर्म में है, न्यूमेरिक फॉर्म में है, तो मैं उसके लिए वेरिएबल बना देता हूँ इंट a। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमारी मेमोरी में कितनी बाइट लेता है, 2 बाइट लेता है, ठीक है। अगर मैंने इसी इंटीजर टाइप का वैल्यू ही स्टोर करनी थी तो मैंने उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जी, फ्लोट a, फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अब वो इंटीजर वाला 2 बाइट ले रहा था, फ्लोट वाला 4 बाइट लेता है, तो वैल्यू इंटीजर वाले में भी स्टोर हो जाएगी, वैल्यू फ्लोट वाले में भी स्टोर हो जाएगी,
ठीक है। लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट है, अब मेरी एफिशिएंसी मुझे ये कहती है कि आप इंटीजर टाइप की चाहे रिक्वायर्ड है तो इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर करें। आपको 2 वेरिएबल चाहिए तो 2 वेरिएबल डिक्लेयर करें, अगर आपको 3 चाहिए तो 3 डिक्लेयर करें, ठीक है। अब देखिए समटाइम ऐसा होता है कि हम अपनी लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए, आसान करने के लिए ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जबकि वही काम हमारा एक वेरिएबल से या 2 वेरिएबल से हो सकता है। तो हमने अपने वेरिएबल्स को, साइज वेरिएबल जो हैं उतने बनाने हैं जितने हमें ज़रूरत है, जितने कम से कम बना सकते हैं, ताकि हमारी स्पेस कम से कम यूज़ हो, ठीक है। तो हमारे जितनी भी स्पेस यूज़ हो रही होगी वो हमारी क्या कहलाती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी कंज्यूम्ड बाय द एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम जितनी हमारे पास मेमोरी ले रहा होगा अपार्ट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट, कि हमारे क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, रिक्वायर्ड बाय द स्पेसिफिकेशन अंटिल इट कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन। तो उसको अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितनी स्पेस चाहिए, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। द वे इन विच द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम वेरीज विद द साइज ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, ठीक है। इसी तरह हमें प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी तो होप्स हो, उम्मीद ये है कि हमारे उतनी ही ज़्यादा हमें स्पेस चाहिए होगी, अगर जितनी प्रॉब्लम छोटी होगी तो स्पेस भी उतनी क्या होगी, कम होगी, यूज होगी। द स्पेस ऑक्युपाइड द प्रोग्राम इज जनरली बाय द फॉलोइंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द स्पेस फॉर द प्रोग्राम कोड। कुछ हमारे पास प्रोग्राम कोड क्या लेगा, स्पेस लेगा, एंड स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वेरिएबल्स यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो 2 तरह की स्पेस होगी, एक तो हमारे पास फिक्स होगी, जितनी इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक वैल्यू, उसके लिए फिक्स जगह होगी, उसने क्या करनी है, अपने प्रोग्राम के लिए, कोड के लिए क्या करना है, कोड को स्टोर करने के लिए स्पेस यूज करनी है। इसी तरह दूसरे हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो हमारे क्या ले रहे होंगे, स्पेस ले रहे होंगे। वेरिएबल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द कंपोनेंट वेरिएबल whose size depend on the problem being solved, ठीक है। दिस स्पेस इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोग्राम यूजेस, ठीक है, आइटरेटिव और रिकर्सिव प्रोसीजर। मीन के ये देखें कि जब हम वेरिएबल बना रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा वेरिएबल बनाएंगे उतनी ज़्यादा स्पेस यूज़ होगी, जितने कम बनाएंगे उतनी कम स्पेस यूज़ होगी। दूसरा ये हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारी वो आइटरेटिव है या रिकर्सिव है, ठीक है, या हमारे पास सिंपल लीनियर है, ठीक है। अगर आइटरेटिव है तो हमारे पास भी कि बार बार यूज़ हो रही है तो वो भी हमारे पास स्पेस डिक्रीज या इंक्रीज होती है स्पेस पे, ठीक है। अगर रिकर्सिव है तो उसकी बेस पे भी हमारे पास क्या होती है, स्पेस। जैसे भी हम एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी, द मेमोरी टेकन बाय द इंस्ट्रक्शंस इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर एज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंपाइलर टू असाइन दिस मेमोरी, ठीक है, कि हमारे इंस्ट्रक्शन जितनी भी होंगी वो हमारे प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि उसको कंपाइलर ही मेमोरी क्या करता है, असाइन करता है। जितनी इंस्ट्रक्शन होगी उसके मुताबिक क्या होगा, असाइन हो जाएंगी। जो हमारे पास बट द मेमोरी स्पेस टेकन बाय द वेरिएबल, जो हम वेरिएबल बना रहे हैं, इज इन द कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर के कंट्रोल में है। कैसे है मेरे बच्चे, मैं आपको समझा चुका हूँ। कैसे समझा चुका हूँ, मैंने कहा कि अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, अगर मैं उसके लिए फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं तो फ्लोट वाले वेरिएबल में इंटीजर तो स्टोर हो सकता है ना, क्योंकि बड़े वेरिएबल में छोटी वैल्यू स्टोर हो सकती है, या इंटीजर में फ्लोट स्टोर करने लगूं नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेरी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू का प्रॉब्लम आ जाएगा। जो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा या डेसिमल पॉइंट इशारे के बाद वाला होगा वो खत्म हो जाएगा। हम यहाँ पे ये हमारे प्रोग्रामर के कंट्रोल में होता है। मोर द नंबर ऑफ वेरिएबल यूज, जितने ज्यादा वेरिएबल बनाएंगे मोर विल बी द स्पेस टेकन बाय द इन द मेमोरी, तो मेमोरी के अंदर उतनी ज्यादा स्पेस होगी हमने, ठीक है। अब इसलिए ज्यादा वेरिएबल नहीं बना देने कि ये अच्छे लग रहे हैं, इसलिए ज्यादा वेरिएबल नहीं बनाने कि हमारा प्रोग्राम कोड आसान हो रहा है, कोडिंग के लिए हमारे लिए आसान हो रही है, हमारी लॉजिक ईजी हो रही है। हमने वेरिएबल जितने भी कम कर सकते हैं, जितने भी कम से काम चला सकते हैं, उतने वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी नॉर्मली एक्सप्रेस एज एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ओ एन स्क्वायर मीन्स दैट इफ द साइज ऑफ प्रॉब्लम एन डबल देन 4 टाइम्स एज मच वर्किंग स्टोरेज विल बी। मैं इसको ये चीज़ समझा चुका हूँ। देयर आर 3 डिफरेंट स्पेसेस कंसीडर फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज्ड बाय द एल्गोरिथम। 3 तरह की स्पेसेस होंगी, वही मैं आप लोग पहले हम बात कर चुके हैं। इंस्ट्रक्शन स्पेस कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो जगह चाहिए होगी वो हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शन स्पेस है, ठीक है। इज द स्पेस इन द मेमोरी ऑक्युपाइड बाय द कंपाइल्ड वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम जब कंपाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन होगी वो हमारी जो स्टोर होने के लिए जितनी जगह चाहिए होगी वो हमारी इंस्ट्रक्शन स्पेस कहलाएगी। वी कंसीडर दिस स्पेस एज अ कांस्टेंट स्पेस फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। तो हमारी ये फिक्स स्पेस होगी, कोई भी जितने भी हमारे साइज का क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का साइज होगा, उतनी ही उसके लिए स्पेस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। वी नॉर्मली इग्नोर this value but remember that is there the instruction space is independent of size of the problem, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन स्पेस है वो साइज के ऊपर डिपेंड
डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है उसके ऊपर। डाटा स्पेस, ये हमारे पास जो वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, इज द स्पेस इन मेमोरी विच यूज टू होल्ड द वेरिएबल डाटा स्ट्रक्चर्स एलोकेटेड मेमोरी एंड अदर डाटा एलिमेंट्स। जितने भी डाटा एलिमेंट्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए या वेरिएबल्स के लिए जितनी भी जगह चाहिए होगी हमारी डाटा स्पेस है, डाटा को स्टोर करने के लिए। इन्वायरमेंट स्पेस इज द स्पेस इन द मेमोरी यूज टू रन द टाइम। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट की मिलके, जैसे आप यहाँ पे देखते हो आप लोगों ने फंक्शन बनाए हैं, मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल और ऊप भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने फंक्शन बनाए, उस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बनाए, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल बनाए, लोकल वेरिएबल बनाए। तो उस लोकल वेरिएबल फंक्शन के लिए जो हमारे पास जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, जाके स्टैक के ऊपर स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, जब मैं आप लोगों को अगली दफा इसके ऊपर जाऊंगा स्टैक के ऊपर, तो आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझाऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वो जो वहां पे स्टोर होती है द स्पेस इन द मेमोरी यूज ऑन द रन टाइम, रन टाइम के ऊपर यूज होती है स्टैक फॉर ईच फंक्शन कॉल, हर फंक्शन कॉल के लिए। जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे उसके लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, हमारी एक स्पेस होती है जिसे हम स्टैक कहते हैं, स्पेस का नाम क्या है, स्टैक। वहां पे वैल्यू स्टोर होती है, वहां से वो वैल्यू गेट करता है, वहां पे दोबारा स्टोर करता है। जैसे रिलेटेड टू द रन टाइम स्टैक एंड होल्ड द रिटर्निंग एड्रेस ऑफ द प्रीवियस फंक्शन, यानी जब हमारी प्रीवियस वैल्यू, जब मैं एक दफा फंक्शन को कॉल किया उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ पे स्टोर होगा, हमारे पास स्टैक के ऊपर। जब नेक्स्ट टाइम दूसरी दफा कॉल करेंगे तो उसे वो क्या करेगा, उसका एड्रेस भी रिटर्न कराएगा कि ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, इसी तरह जब हम दूसरी दफा कॉल करेंगे तो वो उसी एड्रेस को यूज करेगा और उसी वैल्यू क्या करेगा, फैच करेगा। द मेमोरी ईच फंक्शन यूटिलाइज ऑन द स्टैक इज द कांस्टेंट एज ईच एटम ऑन द स्टैक हैज अ रिटर्न द वैल्यू एंड पॉइंटर ऑन इट। ठीक है, जितने भी हमारे पास मेमोरी हम यूज कर रहे हैं हर फंक्शन के लिए, मेमोरी ईच फंक्शन यूटिलाइज, जो भी मेमोरी हर फंक्शन यूज कर रहा है ऑन द स्टैक, ठीक है, वो कांस्टेंट होती है क्योंकि ईच एटम ऑन द स्टैक हैज अ रिटर्न वैल्यू। तो हर जो वैल्यू स्टैक के ऊपर वैल्यू होती है उसकी कोई ना कोई रिटर्निंग वैल्यू होती है एंड पॉइंटर ऑन इट, और उसका कोई ना कोई एड्रेस होता है। मेरे बच्चे, इसका मतलब ये है कि रन टाइम के ऊपर जो हमारी वैल्यू स्टोर हो रही होती हैं, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, चलने के दौरान प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो हमारी वैल्यू स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है, स्टैक के ऊपर होती हैं, और स्टैक से वो वैल्यू क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आइटरेटिव ट्यूटोरियल की एग्जांपल दी हुई है। और तो मुझे लग रहा है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होता जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इन्वायरमेंट स्पेस तक हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे खत्म कर लेते हैं। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कि हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो आप लोग को ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो आप लोग का एक कंसेप्ट बनाने के लिए था कि हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर है वो डाटा स्ट्रक्चर क्यों हम यूज़ करते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, डाटा स्ट्रक्चर ठीक है कैसे यूज़ होता है, और हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता जाता हूँ, डाटा स्ट्रक्चर इज अ नेम लोकल, ठीक है, हमारे पास नेम लोकेशन दैट कैन बी यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, कि हमारी जगह का नाम है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और डाटा स्ट्रक्चर की जो हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है, कैसे कैसे यूज़ हो सकता है, उसकी हमारे पास क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशन होती हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की। वो क्या एप्लीकेशन है कि हम उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, डाटा एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी हमारी एप्लीकेशन है डाटा स्ट्रक्चर्स की। तो होप सो डाटा स्ट्रक्चर आर द प्रोग्रामेटिक वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा, डाटा को एक स्टोर करने का एक प्रोग्राम प्रॉपर वे है दैट कैन यूज एफिशिएंटली, ठीक है, हम ताकि उसमें से एफिशिएंटली डाटा को एक्सेस किया जा सके और उसको डाटा को क्या किया जा सके, अपडेट किया जा सके या डिलीट किया जा सके। तो ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ का कोर्स था, हमारा आज डाटा स्ट्रक्चर्स का था। तो डाटा स्ट्रक्चर्स का हमारा इंट्रोडक्शन था। ऑल्सो मैं फिर एक लफ्ज़ बताता जाऊँ, डाटा स्ट्रक्चर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। डाटा स्ट्रक्चर जैसा उसका नाम बता रहा है, कोई डाटा को हमने एक अच्छे तरीके से एक उस वे देखेंगे कि हम इसके अंदर कैसे कैसे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, और फिर उसमें से कैसे कैसे डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, उसमें कैसे 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 डाटा को अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। और मेरे बच्चे, मेरी दुआ है कि ये मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और हमेशा अल्लाह ताला से ये मेरी दुआ रहेगी, और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अल्लाह ताला से मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे सही तरह पढ़ने की और हक़ अदा कर पढ़ाने की और हक़ अदा करने की तौफीक दे कि मैं अपना पूरा हक़ अदा कर सकूँ, फ़र्ज़ अदा कर सकूँ। लेक्चर के बारे में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
दूसरे दोस्तों को भी अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो उसको भी क्या करा सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करा सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर एंड अपकमिंग सेमेस्टर। जीते रहें, खुश रहें।